नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मुन्ना कुमार आप सभी को कक्षा 6वीं की JCERT की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की अध्याय 2 सामाजिक भेदभाव को पढ़ाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हमारा अध्याय है सामाजिक भेदभाव। आज हम सामाजिक भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक भेदभाव होता क्या है, सबसे पहले इसको देखना है। तो सामाजिक का मतलब जो समाज से संबंधित रखता है। कल हम बताए थे सामाजिक का अर्थ जो समाज से संबंधित रखता है, यानी एक समुदाय में रहने वाले जो लोग होते हैं उससे जो संबंधित होता है वही सामाजिक होता है। और सामाजिक में भेदभाव कई तरह के होते हैं। सामाजिक भेदभाव कई तरह के हमें देखने को मिलते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, भाषा के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, धर्म के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर देखने को मिलता है। कोई दिव्यांग, कोई विकलांग व्यक्ति है तो हम उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो ये सारी भेदभाव आज हमें पढ़नी है कि भेदभाव होता क्या है। तो भेदभाव का मतलब जो होता है वह किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय के साथ दुष्व्यवहार करना, यानी दुर्व्यवहार करना, मतलब उसके साथ जो उचित ना हो उस चीज़ों को करना, यानी अनुचित चीज़ करना, उसके साथ अत्याचार करना, उसके साथ शोषण करना, ये सारी चीज़ें भेदभाव कहलाती है। तो अभी हम इसको डिटेल से करेंगे, आप लोग शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है पिछले अध्याय में अपने भारत की विविधताओं का देश है ये पढ़ा था कि भारत जो है कैसा देश था, विविधताओं का देश, यानी भिन्नताओं का देश। भारत में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, ये सारे हमें भेदभाव देखने को मिले। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म तथा उपासना की विधि अलग अलग हो सकती है। यह हमारी विविधता है। यह हम पढ़े थे कि हमारी कैसी कैसी विविधता है, धर्म, रीति रिवाज के, भाषा के आधार पर, रहन सहन पर, खान पान पर। लेकिन अगर हम इसके आधार पर लोग एवं समुदायों के बीच श्रेष्ठ एवं निम्न होने का अंतर करने लगे। क्या कर रहा है, अगर हम खान पान में अंतर करने लगें, एक समुदाय दूसरे समुदाय की खान पान में अगर अंतर करने लगे, रहन सहन में अंतर करने लगे, भाषा के आधार पर अंतर होने लगे, धर्म पर अंतर होने लगे, जाति पर अंतर होने लगे, तो ये क्या कहलाता है, भेदभाव। तब हम जिस विविधताओं को देखते हैं उनमें अगर अंतर करने लगे तो वही क्या कहलाता है, भेदभाव। इससे भेदभाव जन्म ले लेती है, इससे लोगों के बीच भेदभाव होने लगता है। मान लीजिए कि आप आपके समाज में हिंदी जो भाषा है उसका महत्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर वहाँ पे आपके समाज में कोई बांग्ला बोलते हैं तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप उनकी भाषाओं को निम्न स्तर पर ले जाते हैं, कहते हैं आपकी भाषा श्रेष्ठ नहीं है, हमारी भाषा श्रेष्ठ है, आप हमारी भाषा को बोलें। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, उनकी भाषा को आप नकार रहे हैं, उनकी भाषा को आप श्रेष्ठ नहीं बल्कि उनकी भाषाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ठेस पहुंचता है। और इस प्रकार हमारे बीच क्या होते हैं, भेदभाव उत्पन्न होते हैं। हम उनके साथ अंतर करने लगते हैं और यही अंतर क्या कहलाता है, भेदभाव। अगर हम भेदभाव करने लगें तो फिर जिसके साथ वह भेदभाव हो रहा है वह भी व्यक्ति क्या करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करने लगते हैं। ऐसे में समाज में
भेदभाव जो है बढ़ती जाती है और यह समाज का सबसे बड़ा चिंताजनक बात है, चिंताजनक विषय है, जो समाज में दिन ब दिन इतनी भेदभाव बढ़ती जा रही है। तो कभी कभी क्या कर रहा है दोस्तों, कभी कभी इस प्रकार का भेदभाव सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। इस अध्याय में सामाजिक भेदभाव के कारण इसे मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जानने की कोशिश करेंगे कि हम सामाजिक भेदभाव को कैसे मिटा सकते हैं। देखिए, सामाजिक भेदभाव तो होता है, लेकिन इसे हम मिटा कैसे सकते हैं, इसको आज जानना है। क्या कर रहा है कि हम जानते हैं कि जगह विशेष भूगोल हमें हमारी आदतों को प्रभावित करता है। मान लीजिए आप किसी जगह पे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई आप गर्म स्थान पे गए, तो उस गर्म स्थान पर गए तो आपकी आदत बदल गई। आप ठंडे चीज़ें खाना पसंद करने लगे, आप धूप में रहना पसंद नहीं करेंगे, ये आपकी आदतें लग जाएगी। मान लीजिए आप ठंडे प्रदेश में चल गए तो आपको वहाँ गर्म चीज़ खाना पसंद होने लगेगा, यानी आपकी आदतों में बदलाव होने लगेगी। तो हमारी आदतों को प्रभावित कौन करती है, तो हमारी जगह विशेष, मतलब हम जिस जगह पे जाते हैं। उसी प्रकार दिया, जब कभी अपने से भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है, यानी किसी अनजान व्यक्ति से, यानी किसी अजनबी से हमारी जब मुलाकात होती है तो थोड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग वैसे लोगों को चिढ़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं जो सर्वथा गलत है। कुछ लोग जो होते हैं ऐसे लोगों को चिढ़ाते हैं जो आपसे अनजान होते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं। सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए, लोग क्या होते हैं, लोग जैसे ही दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, अनजान व्यक्ति को, तो वह नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ये कैसा आदमी है, वह क्या करेगा नहीं करेगा, बिना जाने सोचे समझे हम उसके बारे में जो आता है मन में वो बोलते जाते हैं। और यहाँ पे सकारात्मक बात नहीं बोल रही, यहाँ नकारात्मक। ये नकारात्मक जो शब्द है, नकारात्मक का मतलब होता है जो विचार उचित ना हो। नकारात्मक का मतलब होता है ऐसे विचारों को लाना मन में जो विचार उचित ना हो, जो विचार गलत हो, यानी जिसकी सोच जो है निम्न स्तर की हो, उसे नकारात्मक धारणा कहते हैं। तो ऐसे धारणा क्या करते हैं, बना लेते हैं लोग, और वे क्या सोचते हैं, अपने जो लोग होते हैं उनके साथ वह ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि पूर्वाग्रह जो हैं और भेदभाव जो है, पूर्वाग्रह और भेदभाव ये व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत मतलब अपने में, अपने परिवार में, या फिर सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, भेदभाव का तो मतलब आप जानते हैं कि समाज में जो भिन्नताओं में जो अंतर देखने को मिलते हैं, यही भेदभाव। लेकिन पूर्वाग्रह क्या होता है, इसको भी जानना चाहिए। पूर्वाग्रह देखिए, ये शब्द जो है दो शब्द से मिलके बना है, पूर्व और निर्णय। पूर्व का मतलब होता है पहले और निर्णय का मतलब होता है फैसला। तो पूर्वाग्रह जो है, पूर्वाग्रह जो शब्द है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, पूर्व निर्णय अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। पूर्वाग्रह क्या है, यानी बिना किसी के बारे में जाने सोचे समझे फैसले ले लेना या निर्णय, उसके बारे में धारणा बना लेना, विचार बना लेना कि ऐसा है वैसा है, बिना जाने सोचे समझे, यही क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह। तो ये दोनों जो है, पूर्वाग्रह और भेदभाव, ये व्यक्तिगत में भी देखने को मिलते हैं अपनों के बीच में, और सामाजिक स्तर पर भी देखने को मिलती है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए बॉक्स में गांव एवं शहरों में रहने वाले लोगों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको जो सही लगे उसे आगे निशान लगाइए और अपने उत्तर के कारण ढूंढें। ये दोस्तों अपने से कीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये अपने से कुछ अपने से काम को करने की कोशिश करें।
और अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कथनों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कथन ग्रामीण को अंधविश्वास एवं अज्ञानी तथा शहरी को आलसी एवं आराम पसंद बताते हैं। तो ये आप लोग चर्चा कीजिएगा, फिर बताइएगा कि क्या होता है, शहरी लोग कैसे होते हैं, ग्रामीण लोग कैसे होते हैं, शहरी लोग किस प्रकार से अवधारणा बनाते हैं, ग्रामीण लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये आप लोग डिस्कस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कह रहा है कि कुछ लोग साथ इस प्रकार के कथन सही हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश के साथ नहीं। जो उसमें कथन दिया उसी के बारे में दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अतः हम प्राय किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता। देखिए, हम किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में जो नकारात्मक राय यानी नकारात्मक जो निर्णय ले लेते हैं वह सही नहीं होता। और यही पूर्वाग्रह हम ऊपर में देखें, पूर्वाग्रह कहलाता है। लोगों को आलसी, कंजूस या चालाक मानना पूर्वाग्रह होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को बिना जाने सोचे समझे आलसी करना, कंजूस करना, चालाक बोलना, बुद्धिमान बोलना, यह भी पूर्वाग्रह ही कहलाता है। इसीलिए जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से ना जान लें, उसके बारे में इस प्रकार की कोई भी अवधारणाएं ना बनाएं। समाज में इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, खान पान आदि को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और जिस कारण अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा, खान पान आदि का सम्मान नहीं कर पाते। कितनी अच्छी बातें दी गई है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें किताबों को रीडिंग करना चाहिए, किताबों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबों में बहुत अच्छी चीज़ें होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें के बारे में जानकारी दी होती है, और इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। इसीलिए हमें एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझ के पढ़ना चाहिए। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ की भाषा, खान पान को हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। आप लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि हमारा गांव अच्छा है, हमारा राज्य अच्छा है, हमारा ज़िला अच्छा है। क्या बाकी राज्य अच्छे नहीं हैं, बाकी देश अच्छे नहीं हैं, बाकी गांव अच्छे नहीं हैं? ऐसा नहीं, यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जिस प्रकार हमारा देश है उसी प्रकार किसी दूसरे का भी देश है। जिस प्रकार हमारा राज्य, जिस प्रकार हमारा गांव, उसी प्रकार दूसरा गांव भी होगा। तो हमें अपने को ज़्यादातर श्रेष्ठ मानना, यह भी एक गलत धारणा होती है। जिस कारण अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले, मतलब हम लोग से जो अलग परिवेश में रहता है, जो दूसरे गांव में रहता है या दूसरे राज्य में रहता है या दूसरे देश में रहता है, उन लोगों की भाषा, खान पान आदि का सम्मान हम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते। मान लीजिए दो गांव हैं, एक गांव में संथाली बोला जा रहा है, एक गांव में बांग्ला बोला जा रहा है। तो संथाली वाले लोग क्या सोचेंगे कि हमारा भाषा श्रेष्ठ है, हम उनकी भाषा को क्यों बोलेंगे, हमारा भाषा तो श्रेष्ठ है उनसे। और बंगाली लोग क्या सोचेंगे कि हमारा भाषा जो है श्रेष्ठ है, उनकी भाषा श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार दोनों में क्या होगा, मतभेद होगा। और मतभेद होगा तो भेदभाव क्या होगा, अपने आप भेदभाव उसमें जन्म ले लेगी, और इस कारण क्या होगा, पूर्वाग्रह का कारण बन जाएगा, और इससे लोग नकारात्मक अवधारणा बनाना आरंभ कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, और समाज में इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर आप अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ समझ लिए तो अन्य भाषा के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप अंग्रेजी बोलना सीख गए, पूरा अंग्रेजी बोलना सीख गए अच्छी तरह से, तो आप अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने लगेंगे। अक्सर आदमी इसी तरह करते हैं। अगर वह किसी चीज़ में अच्छे हो जाते हैं तो वह उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि बाकियों से कहते हैं कि यह चीज़ जो है वह श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप अगर मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ
में आप अच्छे हैं तो आप क्या बताते हैं, मैथ में अच्छे हैं तो आप बाकी विषयों को खराब बता देते हैं, मैथ को श्रेष्ठ बता देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्या बाकी विषय, सोचिए ना, क्या बाकी विषय अच्छी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सब अपने अपने जगह पे ठीक है। आप जैसे पढ़ेंगे, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देंगे वह सब्जेक्ट आपका अच्छा होता जाएगा। लेकिन सब सब्जेक्ट का सबका अपना अपना मोल है, सबका अपना अपना कुछ न कुछ, सब में एक विशेष बातें हैं जो अलग अलग चीज़ें, हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देती है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ मैथ पढ़ लेने से हमारी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। हमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। हमें सोशल भी पढ़ना पड़ेगा, हमें विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, हमें मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सारी जानकारियाँ किसी एक विषय में नहीं रहती है, बल्कि सभी विषय में रहती है। तो चलिए, आशा है मुझे कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसमें कह रहा है, ऐसी ही राय धर्म, क्षेत्र और रंग रूप के संबंध में भी होता है। कभी कभी पूर्वाग्रह इतना दृढ़ हो जाता है, क्या कह रहा है, कभी कभी यह पूर्वाग्रह इतना बढ़ जाता है, इतना प्रभावशाली हो जाता है, प्रभावशाली मतलब इतना प्रबल हो जाता है, मतलब यह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव प्रारंभ कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव प्रारंभ कर देते हैं एवं उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करने लगते हैं, और इस प्रकार का बर्ताव भेदभाव कहलाता है। क्या कह रहा है दोस्तों, जब पूर्वाग्रह बढ़ जाती है तो हम लोगों के साथ या हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करना प्रारंभ कर देते हैं, और धीरे धीरे जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं वह दूसरों, उनके नीचे जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो कमज़ोर या दलित वर्ग के लोग होते हैं, उनको वह दबाना चाहते हैं और उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करने का प्रयास करने में लगे रहते हैं, और इस प्रकार के बर्ताव ही भेदभाव कहलाता है। मान लीजिए आपके गांव में एक जमींदार है, तो वह जमींदार कभी नहीं चाहेगा कि छोटे वर्ग के लोग हमारे सामना करें, हमारे साथ बैठें। वह कभी ऐसा नहीं चाहेगा। वह चाहेगा कि हमारे पाँव के तले वह दबे रहें। ऐसा करने से क्या होता है, दोनों के बीच, उस समुदाय में दोनों जमींदार और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, उन दोनों के बीच काफ़ी असंतोष पैदा हो जाता है, जो भेदभाव का कारण बन जाता है, और इस प्रकार से वह एक दूसरे के बीच जो है भेदभाव करने लगते हैं। इसमें दिया है, कुछ गांव में कुछ लोगों की सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाही होती है। यह भेदभाव का उदाहरण है। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये अक्सर देखा गया पहले के समय में। अभी तो वर्तमान में आपका समाज सुधारकों ने इन चीज़ों को दूर किया, लेकिन पहले अगर देखा जाए प्राचीन समय में, तो जो उच्च वर्ग, पहले दो वर्ग के लोग रहते थे। पहले दो वर्ग के हमारे समाज में लोग रहते थे। एक अपर कास्ट का होता था, एक लोअर कास्ट का होता था। अपर मतलब उच्च जाति के लोग होते थे, एक निम्न जाति के लोग होते थे। तो उच्च जाति के लोग जो होते थे, उन्हें वेद मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सब चीज़ अधिकार था। उन्हें लड़ने का अधिकार था, उन्हें पढ़ने का अधिकार था, उन्हें मंदिरों में पूजा करने का अधिकार, सब चीज़ की अधिकार था। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे, उन्हें इन चीज़ों में मनाही थी, मतलब इन चीज़ों में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र से उन्हें वंचित रखा जाता था। लड़ाई युद्ध भूमि में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जाता था। उसके बाद जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, मंदिर हो गया, कुआं हो गया, मैदान हो गया, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पे उन्हें जाने नहीं दिया जाता था, और उन्हें अछूत कह के उनका मजाक उड़ाया जाता था। इस प्रकार हमारे समाज में होते थे। समाज में कई तरह की भेदभाव जो था इन दोनों समुदायों के बीच, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच था। तो धीरे धीरे जैसे हमारे समाज सुधारक आए, उसके बाद इसमें बदलाव किए, तब धीरे धीरे ये प्रथाएं जो थी हटने लगी।
अभी आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों? जब हम किसी व्यक्ति, गौर से समझिएगा, जब हम किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या समुदाय की एक निश्चित छवि, या किसी एक समुदाय मतलब उस समुदाय में कई प्रकार के लोग रह रहे हैं, उसकी एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो उसे हम रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। हम एक बना लिए, हम आप लोग जो कल्पना जो करते हैं, कभी कभी सोचते हैं ना कि हम ये करेंगे वह करेंगे, तो ये आप क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। उसी तरह हम एक निश्चित छवि बना लिए उस समुदाय के बारे में, और अगर उस तरह की हम धारणा या छवि बनाते हैं तो ही हमारी क्या कहलाती है? रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा मतलब परंपरागत बातों को बिना तर्क के मानते चले आने, यानी जो लोग मानते चले आए उसी के आधार पर हम भी उसे क्या किए? धारणा बना लिए और उसको मान लिए। अब हम उस पर ज़्यादा तर्क या विचार नहीं किए कि वह जो चीज़ हम मान रहे हैं वह सही है या गलत है। तो ऐसी धारणा क्या कहलाती है? रूढ़िवादी धारणा कहलाती है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमज़ोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? कई बार हम किसी खास देश या फिर धर्म या फिर लिंग के होने के कारण किसी दूसरा, जो हमारे सामने जो कोई दूसरा रहता है, उसको हम कमज़ोर बताते हैं, मजबूत बताते हैं, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा भी कह सकते हैं। तो ये जो है, ये जो धारणा है, ये जो हम मन में अपनी धारणा गढ़ लिए, यही क्या कहलाता है? रूढ़िवादी धारणा। यानी जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है उसके अनुसार परंपरागत बातों को बिना तर्क किए मानते चले आने का सिद्धांत जो होता है वही आपका रूढ़िवादी धारणा कहलाता है। कह रहा है हर मनुष्य, चाहे उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, लिंग आदि कुछ भी हो, उसके पास कुछ विशिष्ट गुण होता है। रूढ़िवादी धारणा में इन गुणों को देखने से रोकता है। देखिए, अगर आपके मन में रूढ़िवादी धारणा आ जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस मनुष्य में क्या विशिष्ट गुण है। आप कभी जान ही नहीं पाएंगे, आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उस लोगों में क्या विशिष्ट गुण है। तो सबसे पहले कि हमें इस धारणा को नहीं लाना चाहिए मन में। हमें क्या सोचना चाहिए कि हम जिस लोग के बारे में सोच रहे हैं उसमें क्या विशेष बात है। अगर आप किसी को देख के जल रहे हैं तो जलने से अच्छा है कि आप सोचिए कि उसमें ऐसा क्या गुण है जो मुझ में नहीं है और हम में क्या कमी है। उस कमियों को सुधारने का प्रयास करिए, उस कमियों को भरने का प्रयास करिए, तब जाके आप जो हैं उस गुण को ले पाएंगे, या अन्यथा नहीं। तो रूढ़िवादी धारणा अगर मन में आ जाता है तो आपको ये विशिष्ट गुण देखने को नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए ऐसा कहना कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं, गलत और रूढ़िवादी धारणा है। मान लीजिए जैसे हम लोग अक्सर हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर काफ़ी गलत अवधारणाएं देखने को, सुनने को मिलती है, और अभी तो बहुत ज़्यादा। तो सरकार के बीच हो या जातिगत के बीच हो या धर्म के बीच हो, ये सब धारणाएं हमें अभी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम दो सरकारों के बीच बात करें तो हम कभी कभी कहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वह खराब है। तो ये इससे क्या हुआ? इससे पूरे बीजेपी की सरकार की हम बात कर दी, यानी बीजेपी की सरकार जो है खराब है। तो बीजेपी की सरकार खराब है, इसमें क्या सभी, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं क्या सभी खराब है? ऐसा तो नहीं। या कांग्रेस की पार्टी अच्छी है तो कांग्रेस की पार्टी अच्छी है तो कांग्रेस की पार्टी में सभी अच्छे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं, ये भी गलत है। यानी किसी खास जाति या धर्म या फिर किसी समुदाय को अपराधी बता देना या फिर उसे नेक बता देना, ये जो धारणा है गलत धारणा है।
मान लीजिए आपके समाज में 2-3 तरह के धर्म हैं। कोई हिंदू धर्म मानते हैं, कोई मुस्लिम धर्म मानते हैं, कोई सिख धर्म मानते हैं। तो आपने क्या बोला, आप हिंदू धर्म से हैं, तो आपने बोला कि मुस्लिम धर्म जो है, आपका धर्म मुस्लिम धर्म बहुत ही खराब है। तो ऐसे क्या होगा, यह धारणा आपने बना लिया। क्या मुस्लिम लोग सब खराब होते हैं? क्या हिंदू लोग सब अच्छे होते हैं? ऐसा बात नहीं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए किसी खास जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करना यह रूढ़िवादी धारणा कहलाती है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक सभी बातें अच्छे से समझ में आई। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, छोटी से छोटी परेशानी हो तो कृपया पूछ लें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पूर्वाग्रह की तरह रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण हो सकती है। क्या कह रहा है? पूर्वाग्रह की तरह रूढ़िवादी धारणा जो है वह समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाली भेदभाव का कारण हो सकता है। यह भेदभाव स्त्री पुरुषों के बीच, विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। यह भेदभाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों या समुदाय के बीच होता है, महिला पुरुषों के बीच भी हो सकता है। हम अक्सर क्या करते हैं, महिलाओं को कमज़ोर बताते हैं, और महिलाएं भी कई तरह की आलोचनाएं करती है। कुछ महिला कई तरह की आलोचना भी करते हैं, कुछ महिला कई तरह की गुणगान भी गाते हैं। तो ऐसा बात नहीं है। तो हमें इस तरह की स्त्री पुरुषों के बीच या विभिन्न लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव का एक और कारण लोगों का जीवन स्तर होता है। लोगों का जीवन स्तर के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। जीवन स्तर यानी जैसे अमीर गरीब हो गया, ये बता रहे हैं। समाज में लोग अमीर और गरीब हो सकते हैं। देखिए, एक समाज में रहने वाले लोग, ये बात ऐसा नहीं है कि सभी लोग अमीर होंगे या सभी लोग गरीब होंगे। उस समाज में रहने वाले लोग जो होंगे, कुछ अमीर होंगे तो कुछ गरीब होंगे। तो अमीर वाले जो लोग होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये लोग आगे बढ़े, और गरीब लोग जो हैं वह चाहेंगे कि हम भी अमीरों की तुलना में उनके बराबरी का हक हमें भी मिले, उनके बराबरी का सब चीज़ हमें भी मिले, वह यह चाहेंगे। तो समाज में सबकी अलग अलग अपनी अपनी आशाएं होती है। इसमें कह रहा है किसी के गरीब होने के कारण उसके साथ स्कूल, दफ्तर या अन्य जगहों पर इस तरह का बर्ताव हो सकता है। देखिए, अमीरों के साथ तो इस तरह का गलत व्यवहार नहीं होता है, लेकिन गरीबों के साथ अक्सर ये भेदभाव देखने को मिलता है। ये भेदभाव अमीर लोग करते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, मैं पूरे अमीर वर्ग के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ जो अक्सर गरीब लोगों की आलोचना करते हैं, गरीब लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो किसी के गरीब होने के कारण उसके साथ स्कूल, दफ्तरों या अन्य जगहों पर इस तरह का बर्ताव हो सकता है, जिससे वह असहज महसूस करता है। असहज मतलब आपका जो विचलित होना। जैसे अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो आपको कैसा लगेगा? विचलित होने लगेगा। आपका मन जो है विचलित हो जाएगा, या आप असामान्य, मतलब आपका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होने लगेगा। आप जो हैं असहज महसूस करने लगेंगे, यानी विचलित होने लगेंगे। व्यवहार आपका जो है उसमें आपका परिवर्तन आने लगेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे गरीबों के साथ नहीं करना चाहिए।
अब आता है लड़का लड़की के बीच अंतर। देखिए समाज में अक्सर ये होता है, लड़का और लड़की के बीच अंतर काफ़ी होता है। आपके घर में भी, आपके परिवार में भी इस तरह का अंतर देखने को मिलता है। अगर आपके परिवार में इस तरह का अंतर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर अधिकतर जो घरों में देखने को मिलता है, लड़के लड़कियों के साथ काफ़ी सामाजिक अंतर बना रहता है। देखिए आज भी उनके साथ कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, मतलब हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार का भेदभाव होता है। लड़का एवं लड़की के गुणों एवं व्यवहारों के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। देखिए क्या क्या कथन है। बोलता है कि लड़का जो है वे मजबूत एवं कठोर होता है, वे कोमल होते हैं, रोना इन्हें शोभा नहीं देता। देखिए इसमें कथन दिया गया, यह कौन किसका है अभी आपको पता करना है। तो हम बता देते हैं कि अक्सर जो होते हैं वो मजबूत एवं कठोर होते हैं। ये किसे कहा जाता है? तो ये लड़के को कहा जाता है। आप देखिएगा आपके मम्मी पापा या आपके समाज में किसी भी समुदाय के लोग हो, किसी भी परिवार के लोग हो, वो अधिकतर जो हैं लड़के लोगों को मजबूत एवं कठोर बताते हैं। इसका मतलब क्या लड़कियां कमज़ोर हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। लड़कियां भी तो मजबूत हैं, उन्हें मौका दीजिए। वे कोमल होते हैं, वे कोमल होते हैं। ये किसकी अवधारणा है? ये किसको कहा जाता है? लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियां कोमल होती हैं। रोना इन्हें शोभा नहीं देता, ये लड़कों को कहा जाता है। इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। यह किसे कहा जाता है? इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद, लड़कियों को। गुड़िया इनके खेलने के लिए बना है। गुड़िया इनके खेलने के लिए बना है। गुड़िया किसको दिया जाता है खिलौना में? लड़कियों को। लंबा बाल रखना इन्हें अच्छा नहीं लगता, लड़कों के लिए कहा जाता है कि आप छोटे बाल रखिए। वे शरारती होते हैं। कौन शरारती होते हैं? लड़के। लड़के को कहा जाता है कि वो शरारती या नटखट होते हैं। वे खाना पकाना अच्छी तरह से जानते हैं। कौन? लड़कियाँ। वे नृत्य करना पसंद करते हैं, तो अधिकतर नृत्य करना लड़कियाँ पसंद करते हैं। तो देखिए ऐसा बात नहीं है कि ये जितने भी हम पढ़ें, जितने भी कथन पढ़ें, वे या तो लड़के कर सकते हैं या फिर लड़की, दोनों कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक अवसर की ज़रूरत है। उन्हें अगर अवसर मिले तो ये दोनों कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना सिर्फ लड़कियां बना सकती, लड़के भी बना सकते हैं। और ऐसा भी बात नहीं है कि शरारती सिर्फ लड़के होते हैं, लड़की भी होती हैं। और कहा जाता है कि लड़कियां कोमल होती है। क्या लड़कियां कठोर नहीं होती है? क्या लड़कियां मजबूत नहीं होती है? उन्हें अवसर तो दीजिए, वो सब चीज़ में आगे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लड़कियों को जब सेना में अवसर मिला तो वे करके दिखाए हैं। जितने भी आज भारत के अधिकतर जो पायलट है वो अधिकतर महिला लोग हैं। महिलाओं को मौका मिला तब ना आज वो इस कदम पर पहुंच पाई, इस मार्ग पर आगे चल पाई है। भारत में हर चीज़ में, खेल में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे आपका किसी भी क्षेत्र में हो, सब चीज़ में लड़कियां आगे हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो भी लड़कों से कम नहीं है। तो देखिए इसमें कह रहा है कथन दिया हुआ है कि उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं, पर गौर कीजिए इस कथन से आप क्या समझ सकते हैं। देखिए उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है। कौन? हमारे माता पिता लड़कों को क्या कहते हैं कि लड़कों को कहते हैं कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, लोग हंसेंगे तुम पे, ऐसा कहा जाता है। फिर लड़कियों को ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? इस प्रकार का भेदभाव करने से क्या होता है? समाज में उसका प्रभाव पड़ता है। अधिकांश लोगों का मत है कि यह कथन लड़कों की ओर इंगित करता है। लड़का एवं लड़की दोनों को रोने का मन कर सकता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती है, लड़के भी रहते हैं, उनका भी मन करता है जब वे दुख या भय का अनुभव करते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति कब रोता है? या तो जब उसे कोई दुख होता है या किसी का भय होता है तब वह रोता है, या फिर चोट लगने पर रोता है। हम यह अनुभव करते हैं कि घर में जब कोई लड़का गिर कर रोने लगता है तब उनके माँ बाप
या अन्य लोग उसे कहते हैं अरे चुप हो जा, लड़के रोते नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, वह बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए, अच्छी आदत नहीं है। ऐसा तरह तरह की चीज़ बोलने लगते हैं। और धीरे धीरे वह लड़का जब बड़ा होता है तो वह सीख चुका होता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। लड़का यह पूरी तरह से समझ जाता है, रोना कमजोरी की निशानी होती है। इस तरह से उनके दिमाग में यह बातें अच्छी तरह से बैठ कर रह जाती है। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। देखिए, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी जैसी धारणा अगर होगी तो हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं कि लड़कियां ऐसा कर सकते हैं, लड़का वैसे कर सकते हैं, लड़कियां यह नहीं कर सकती हैं, लड़के वे कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह की व्यवहार की अपेक्षा मतलब हम इच्छा रखते हैं, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए। अब जैसे बोलते हैं कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये सारी बातें हम पहले उन्हें बता देते हैं कि लड़कियों को कैसे बातें करना चाहिए, लड़कियों को घरों के अंदर रहना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, लड़कों को ये कपड़े पहनने चाहिए, वे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसी चीज़ खानी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तरह तरह की चीज़ें हम बताते हैं। इन मान्यताओं को हम बिना सोचे मान लेते हैं, जो उनके साथ भेदभाव का कारण हो सकता है, और हम यह नहीं सोचते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा, और हम इसे मान लेते हैं बिना सोचे समझे। अगर हम किसी को उस काम को करने से रोकते हैं जिसे वह कर सकता है, मान लीजिए कोई लड़की है जो किसी डिफेंस लाइन में जाना चाहती है, किसी पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहती है, सेना में भर्ती होनी चाहती है। अब वह उस कार्य को कर सकता है, तो उस पर इसका बुरा मतलब अगर हम उसको रोक देते हैं, अगर हम उस कार्य को करने से उसे रोकते हैं तो उस पर उसका क्या पड़ेगा, बुरा असर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमज़ोर आंकने के कारण सैन्य सेवाएं जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में प्राप्त अवसर नहीं मिल पाता है। क्या कह रहा है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमज़ोर आंकने पर क्या होता है, सैन्य सेवा यानी सेना की जो सेवा होती है उस पर वह नहीं जा पाती, उसमें उसे अवसर नहीं मिलता है। इसी कारण से तो हमें जो भी व्यक्ति जिस कार्य में योग्य है, जो वह कर सकता है, उस पर तो उन्हें रोकनी नहीं चाहिए। अब आता है जातीय भेदभाव। देखिए, जातीय भेदभाव क्या होता है। जातीय भेदभाव से पता चलता है कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, हम अपने आसपास के लोगों को अनेक कार्य करते देखते होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ क्या कर रहा है, जैसे कृषि कार्य, मछली पकड़ना, कृषि का कार्य हो गया, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं बनाना, कपड़ा सिलना आदि, ये सभी कार्य लोगों की आजीविका का साधन है, यानी लोगों की रोजी रोटी का साधन है। इसी के जरिए लोग अपना जीवनचर्या, दैनिक कार्य करते हैं और अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो आप लोग अक्सर देखते हैं, अगर गांव में अगर रहते हैं तो गांव में यह कार्य अधिकतर लोग करते हैं, क्योंकि शहरों जैसे गांव में तो भीड़ होती नहीं है, यहाँ पे तो ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती नहीं है। यहाँ पे लोग जो हैं, अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन, इन चीज़ों पर ज़्यादातर निर्भर करता है, यानी प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादातर निर्भर करता है। उससे से उसका जीवन यापन चलता है, उसी से उनका ऐसा कह सकते हैं कि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल इसे पार्ट 2 में अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो कृपया, यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ये अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। धन्यवाद।